ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं संविधान की, और संविधान की जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे वो है मूल अधिकार। और मूल अधिकार में रिट संबंधी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी रिट जो है जारी की जा सकती है यदि मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो। आइए, अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है कि आपके मूल अधिकार का अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा, किसी के भी द्वारा, व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो और चाहे कोई या सरकार ही क्यों ना हो, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या मूल अधिकारों को सीमित किया जा रहा है या मूल अधिकारों पर को जो है आपसे छीना जा रहा है, तो आप सीधे याचिका दायर कर सकते हैं। कहां पर? सीधे आप याचिका दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। और अनुच्छेद 226 के तहत, इसमें नहीं दिया हुआ है, अनुच्छेद 226 के तहत कहां पर? हाई कोर्ट में सीधे याचिका दायर कर सकते हैं। और चूंकि बिना इस अधिकार के सारे अधिकार क्या रह जाते? पंगु रह जाते। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को क्या कहा? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा संविधान की आत्मा? भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के तहत ही सरकार क्या करती है, या सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, कोर्ट क्या करती है? 5 प्रकार की रिट जारी करती है। कितने प्रकार की रिट जारी करती है? 5 प्रकार की। आइए देखते हैं कौन कौन सी रिटें हैं। जो पहली रिट है वो क्या है? हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस का हिंदी में अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पे दिया हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या मतलब है? इसका अर्थ क्या है? अर्थात बंदी को प्रस्तुत किया जाए, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको प्रस्तुत किया जाए। कहां प्रस्तुत किया जाए? न्यायालय के समक्ष। कहां प्रस्तुत किया जाए? न्यायालय के समक्ष। जो भी आपका न्यायालय है उसके समक्ष कितनी देर में प्रस्तुत किया जाए? 24 घंटे के अंदर में। 24 घंटे के अंदर में ये लोक अधिकारी या निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट या आज कोर्ट जो है ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर क्या करिए? आप इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है, किसके समक्ष प्रस्तुत करें? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए उसे। तो हेबियस कॉर्पस का अर्थात किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पुलिस जो है किसी व्यक्ति को 24 घंटे के ज्यादा जो है थाने में नहीं बैठा सकती है। उसको उसी के अंदर में जो है क्या करना होता है? किसी भी जो न्यायालय नजदीक होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके समक्ष उसे क्या करना पड़ता है? उसे ले जाकर के प्रस्तुत करना पड़ता है। अगला है परमादेश, जिसे मैंडमस कहते हैं। परमादेश का अर्थ क्या है? आदेश दिया जाता है। कौन आदेश देता है? परम जो होता है, जो परम शक्ति होती है। कौन होता है? परम शक्ति। और परम शक्ति कौन है? न्यायालय। यहाँ पर परम शक्ति आदेश देती है। किसको आदेश देती है? लोक अधिकारी को या सार्वजनिक कर्मचारी को आदेश देती है कि वो वही कार्य करे जिस कार्य के लिए उसे क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। अर्थात अपने क्षेत्राधिकार का हनन न करे। क्या करे? अपने क्षेत्राधिकार का हनन न करे, अपने ही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रह करके कार्य करे। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लागू होती है, आप सब लोगों को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है प्रतिषेध। मैंने बताया था कि प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण में कोई सर्टियोरी में बहुत अंतर नहीं, बहुत माइन्यूट अंतर है। प्रतिषेध में किसी भी जो होता है ये अर्धन्यायिक या न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। जैसे कोई कोर्ट है, वो बड़ा कोर्ट नहीं, छोटा कोर्ट है, जो है जिला स्तर का होता है। ये सब जो न्यायालय होते हैं, यदि ये अपनी न्यायिक सीमा के बाहर रहकर कोई आदेश देते हैं या किसी मामले की सुनवाई करते रहते हैं
तो इन्हें ऊपर से जारी किया जाता है, हाई कोर्ट इन्हें जारी करता है कि आप उस बिंदु पर जिस पर आप बहस कर रहे हैं, जिस पर आप न्यायिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसको तुरंत क्या करें, तुरंत बंद करें। और उत्प्रेषण क्या होता है कि उसे बंद ही नहीं करें, उसे हमारे यहाँ स्थानांतरित भी करें, अर्थात अब उसकी सुनवाई आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा। जब ऊपर की तरफ स्थानांतरित करने की बात की जाए तो उत्प्रेषण होगा, और जब उसे तुरंत बंद करने की बात की जाए तो क्या कहा जाएगा, उसे प्रतिषेध कहा जाएगा। समझ में आ गया? उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर है। दोनों जो है न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। एक में कार्रवाई को तुरंत रोकने की बात की जाती है कि आप अपनी न्यायिक सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए उस पर क्या करें, तुरंत कार्रवाई को बंद करें। और दूसरा है कि बंद ही मत करिए, उसको हमारे यहाँ स्थानांतरित भी कर दीजिए, उस पर केस पर सुनवाई हम करेंगे, आपको नहीं करना क्योंकि आपकी न्यायिक अधिकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। समझ में आया? उत्प्रेषण और प्रतिषेध गलत मत करना। पीसीएस और आईएएस में झड़ी लगी हुई है, कोशिश करना अगर अपने आप को समझना कि नहीं मैं सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर ले जाओगे, आप गलती नहीं करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक, अगला है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। अर्थात इसका अर्थ है कि आपका क्या अधिकार है किसी पद पर बने रहने का। जब कोई व्यक्ति किसी पद को ग्रहण करता है तो उसे पद पर पहुंचने के सारे साक्ष्य देने पड़ते हैं, सारा प्रमाण देना पड़ता है कि नहीं मैं इस योग्य हूं। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति उस पद पर पहुंच जाता है, जिनके पास योग्यता नहीं होती है, तो उसके विरुद्ध जो है न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये आदेश निकालता है कि वारंटो रिट जारी करता है कि भाई आपको क्या अधिकार है, अपने इस पद पर बने रहने का क्या अधिकार है आपको। तो भाई आप समझ गए होंगे। और अनुच्छेद 33 क्या है, संसद को एक शक्ति प्रदान करता है। किसको? संसद को। आप सभी लोगों को पता होगा संसद किससे मिलकर बनती है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है। अरे भाई आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है कि राष्ट्रपति से मिलकर बनती है? जल्दी बताओ भाई, मेरी आवाज अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो बताओ, प्रधानमंत्री से मिलकर, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। मैं गलत पढ़ा दूंगा तो गलत पढ़ लोगे, गलत नहीं पढ़ना है आपको, तुरंत क्या करना है, रीअटैक करना। नहीं सर जी आपने गलत बताया है, प्रधानमंत्री को मिटाइए, आप काटिए इसको। ठीक, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा लिख रहे थे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री से मिलकर नहीं, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद। इसको संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वो सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं रिंकी जी लाइट नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, तो समस्या आपकी है। मैं क्या करूं, मेरी समस्या तो ये है कि टाइम 7 से 8 है और उसी समय हमको पढ़ाना है। मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है, फुल नेटवर्क है, बढ़िया क्लास चल रही है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग क्लास बहुत अच्छी मिलेगी आपको। रीजन ये है कि इस टाइम को इधर उधर भी नहीं किया जा सकता है। मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना, यूट्यूब पर देख लेना। ठीक, संसद को यह शक्ति है कि वो सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों को युक्त प्रतिबंध लगा सके। ठीक, इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्य एवं अनुशासन को बचाए रखना है। अनुच्छेद 34 का क्या है, समुचित कार्य और अनुशासन को बचाए रखना है। अनुच्छेद 34 क्या है, मार्शल लॉ से, सैन्य कानून से संबंधित है। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता, ना 33 ना 34 आपसे कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जानते रहिए। इसके अंतर्गत किसी भारतीय क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ, सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगर मार्शल लॉ लागू है तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 34 में इसे बताया गया है। लेकिन फिर भी
चाहे मार्शल लॉ हो, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना हो लागू हो, आपातकाल ही क्यों ना लागू हो, कौन सा अनुच्छेद जो है जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? ये एक अनुच्छेद मात्र ऐसा है कि जिस पर किसी भी स्थिति में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। बताना, आप लोग समझ में आ जाएगा तो, नहीं तो मैं बताऊंगा। अच्छा, नीचे दिया भी है, 2 अनुच्छेद है। मार्शल लॉ के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। मैंने बताया था पहले भी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार पर सुरक्षा, 20 और 21 पर किसी भी समय प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। वो अधिकार आपका हमेशा हमेशा लागू रहेगा, चाहे चाहे आपका जो है इमरजेंसी हो या मार्शल लॉ लागू हो। देखो भाई, हमारी तरफ से पूरी एकदम क्लियरिटी है। और बताओ, सभी के पास आवाज नहीं पहुंच रही है कि केवल प्रीति जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही है? आ रही है बिल्कुल, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं मुझे लग रही है। आप अपने यहाँ की देखो, मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक लग रहा है भाई। हाँ, सब सही है बिल्कुल। एक लोगों का अगर उधर सही है तो आप सभी की, तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी। मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दिखाई पड़ रही, मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं बंद कर देता हूँ या धीमा हो जाता हूँ। चलो, अच्छी बात है। हाँ, अनुच्छेद 35 क्या है? इस अनुच्छेद के तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। राज्य विधानमंडल का मतलब जो हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, ठीक, उसको नहीं प्राप्त है। ठीक, तो ये आपका मूल अधिकार था जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मूल अधिकार हम चर्चा कर चुके हैं आपसे। पर तो और भाग 3 मूल अधिकार पर हम चर्चा कर चुके हैं। में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक। आइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद भाग 4 और आर्टिकल कहाँ किया गया है? 36 से 51 में किया गया है। 36 से 51 यहाँ पर लिखा हुआ है। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर के 35 तक का लर्न कर लिया। जो इम्पोर्टेंट होंगे आप सभी को लर्न हो गए होंगे। ठीक। हाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होंगे आप सभी को लर्न हो गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इस नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किस क्या करना? कल्याणकारी। और हमारा राज्य कैसा राज्य है? ये कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट है। और राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा रेणु जी। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। ये इसे देखिए, जैसे आप अभी देखेंगे, मूल अधिकार को क्या है, न्यायालय से क्या किया गया है, उसे शक्ति प्रदान की गई कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है या कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों को सीमित करता है तो क्या होता है, तो आप न्यायालय में शरण में जा सकते हैं। लेकिन यदि नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है, नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है, तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। इसे राज्य का आदर्श कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राज्य का आदर्श कहते हैं। अब आइए हम इसे समझते हैं, फिर से थोड़ा सा समझा देंगे आप लोगों को, आप लोगों का हमेशा के लिए सही हो जाएगा। आइए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। राज्य का आदर्श कैसे? जैसे अभी चुनाव होने वाला था, राज्य का चुनाव हुआ, आप सभी लोगों ने देखा। किसी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसी ने कहा कि हम किसानों की बिजली जो बिल है उसे माफ कर देंगे कृषक कार्य हेतु, किसी ने कहा कि जो है हम 10,000, 20,000, 5 लाख रोजगार देंगे, किसी ने कहा हम महंगाई समाप्त कर देंगे। विभिन्न पार्टियां थी, सभी पार्टियों ने अपना अपना एजेंडा घोषित किया। ये जो विभिन्न पार्टियों का एजेंडा होता है, एक प्रकार से समझो कि यही क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व होता है। जो विभिन्न पार्टियों का जो एजेंडा होता है, एक प्रकार से जो विभिन्न पार्टियां कहती हैं कि नीति, उसी को नीति निर्देशक तत्व। जैसे बीजेपी ने कहा कि हम सभी किसानों की बिजली मुफ्त कर देंगे, माफ कर देंगे, जो कि सभी किसानों का कृषि का बिल आता है, नलकूप का जो बिल आता है, उसे हम माफ कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो माफ नहीं करता तो क्या होगा? आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, रिट दायर कर देंगे, आपने हमारे वादा किया था कि हम सभी किसानों का जो है बिल माफ कर देंगे, बिजली का बिल नहीं आएगा, नलकूप का बिल नहीं आएगा, ट्यूबवेल का बिल नहीं आएगा, कृषि कार्य हेतु प्रयोग में लाए गए, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। किसी ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, ठीक, 10 लाख रोजगार नहीं दिया तो आप न्यायालय में याचिका नहीं दायर कर सकते हैं कि भाई हम जा रहे हैं न्यायालय में, आपने कहा था 10 लाख रोजगार आएगा, रोजगार एक भी नहीं आया। आपने कहा था कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई पर हम एकदम नियंत्रण रखेंगे, लेकिन अब तो महंगाई बढ़ रही है, न्यायालय में हम जाएंगे, याचिका दायर करेंगे, रिट दायर करेंगे। तो न्यायालय में रिट नहीं दायर कर सकते हैं, अर्थात न्यायालय को दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड देने का अधिकार फिर है किसको? चलो बताओ भाई, मैं देखना चाहता हूं किसी को पता है कि दंड देने का अधिकार किसको है? फिर जल्दी बताओ तो मैं बताऊं। जो है दंड देने का अधिकार किसको है? फिर अगर नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित नहीं कर सकती है सरकार, अपने वादों से मुकर जाती है, अच्छा, संसद को, प्रीति जी तो संसद को बता रही हैं, संसद को दंड देने का अधिकार है। हाँ, संसद कानून बना देगी और कहेगी कि विभिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं उनको बर्खास्त किया जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी वादों पर काम नहीं किया। और बताओ कोई भाई? प्रीति जी ने सही नहीं बताया अभी, किसको दंड देने का अधिकार है? नहीं पता? मैं बताऊं? चलो मैं ही बताता हूं। देखिए, दंड देने का अधिकार जनता को है। किसको है? जनता को है दंड देने का अधिकार। 5 साल बाद जब फिर आएंगे जनता के पास वोट मांगने, तो जनता जवाब देगी कि माननीय श्रीमान जी, आपने कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, और आप अपने वादों पर कितना रहे। हाँ, सुशासन ला देंगे, लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे,
आपने तो ये काम कर ही नहीं पाया, तो दंड देने का अधिकार किसको है? जनता को है। और जनता क्या करेगी? उस सरकार को सिरे से खारिज कर देगी, और जिस पर उसे विश्वास होगा फिर वो सरकार आएगी अपने वादों को लेकर, अपने घोषणा पत्र को लेकर, और फिर उसे क्या किया जाएगा? उसे सरकार बनाने का मौका जनता देगी। तो इसमें दंड निर्देशक तत्वों को यदि लागू नहीं कर पाती है सरकार, तो उसे दंड देने का अधिकार जनता को होता है, और जनता क्या करती है? फिर उसे दोबारा नहीं चुनती है, दूसरी सरकार को चुन लेती है। ठीक है, संसद को नहीं होता है इसमें। आइए, अब राज्य का आदर्श निहित है, तो आप राज्य का आदर्श समझ गए। अब आइए देखते हैं कि राज्य के आदर्श में कौन कौन से तत्व हैं। तो जो राज्य के आदर्श हैं उसमें कुछ गांधीवादी तत्व हैं। कौन से हैं? कुछ गांधीवादी तत्व हैं, कुछ समाजवादी तत्व हैं, और कुछ उदारवादी तत्व हैं। ठीक, जिन्हें हम गांधीवादी कहते हैं उनको हम देखेंगे। उसमें अनुच्छेद 40 आता है। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में अभी मैं यहीं पे थोड़ा सा बता रहा हूं। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। गांधी जी निचले स्तर पर क्या करना चाहते थे? जनता को जागरूक करना चाहते थे, और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहते थे उन्हें। हाँ, तो खूब जागरूक हुए हैं जनता जागरूक हो गई है। जितना झगड़ा लड़ाई और जितनी मारपीट जो है हम देखते हैं, जितनी हत्याएं इस प्लेटफॉर्म से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन होती हैं प्रधानी के चुनाव में, उतना किसी में नहीं होती। जनता खूब जागरूक हो रही। उसी में उसे 3 पुस्तक की बातें याद आती हैं। तो पंचायती राज्यों का जो है समावेश किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसी के अनुरूप गांधी जी के सपनों का जो है, सपनों में था एक। ठीक, उनके द्वारा सोचा गया था कि हम हमारा गांव या हमारा जो निचला स्तर है वो इस तरह से होगा। अनुच्छेद 43 भी हम देखेंगे, मनरेगा इसी के तहत आई हुई है। इसके तहत 43 की प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी सहित रोजगार देने का काम किस अनुच्छेद के तहत लाया गया है? 43 के तहत। अभी हम यहाँ पर ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, देखेंगे। और उदारवादी तत्व, समाजवादी तत्व जिसमें समाज का तत्व हो, समाज की भलाई हो। ठीक, उदारवादी तत्व का मतलब होता है पूंजीवाद से एक कदम आगे की बात है। पूंजीवाद से एक कदम की आगे की बात क्या है? उदारवाद है। और उदारवाद का ही मतलब है कि हमारे यहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को सम्मिलित किया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को? मिश्रित। ये उदारवादी तत्व की ही देन है। अर्थात कुछ कार्यों को तो निजी क्षेत्रों में छोड़ दिया जाएगा, और कुछ कार्यों को सरकार स्वयं करेगी, जिससे गरीब जनता का भला हो सके। ठीक है, हाँ। तो जो हमारा आदर्श है, जिन्हें हमें प्राप्त करना है, जो राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व होता है, वो जो है कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों के? नीति निर्देशक तत्व समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए, ज्यादा नहीं इस पर हम समय दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग ऊब न जाएं, नहीं तो अभी बहुत कुछ बताने का मन मेरा कर रहा था इस पर। ठीक, क्लास जब रिकॉर्डिंग क्लास जब बंद करेंगे तब आप लोग बहुत कुछ चर्चा करेंगे इस पर। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 में फिर वही राज्य की परिभाषा के बारे में, जैसा कि अनुच्छेद 12 में बताया गया है, उसी तरह से बताया गया है कि राज्य क्या है। ठीक, अनुच्छेद 37 में क्या है, लेकिन वास्तव में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 12 में ही दी गई है। सही। ठीक, अनुच्छेद 37 में क्या है? ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया कि न्यायालय में जाएंगे और सरकार ने कहा मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, अगर नहीं दे रही तो आप न्यायालय में नहीं जाएंगे, नहीं उसे लागू करवाएंगे। इसका उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। इन्हें देश की शासन व्यवस्था का मूलभूत माना गया। अर्थात हमारे देश का शासन किस आधारों पर किया जाएगा, ये क्या है? उसका मूलभूत तत्व है। इसी आधार पर देश का शासन चलेगा। राज्य विधि बनाते समय इनको ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को अगर कोई राज्य, कोई भी विधानमंडल या संसद कोई भी विधि बना रहा है तो इन अनुच्छेद को, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको ध्यान में रखकर बनाएगा, इन्हीं के अनुरूप बनाएगा, इन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर ही
चलेगा। अनुच्छेद 38 में क्या है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 38 में है कि राज्य विधि बनाते समय ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिसमें लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके। जिसमें ऐसी नीतियों को बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके मानव का। राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की समानताओं को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 में है। राज्य, अभी अनुच्छेद 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 39 आ रहा है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व जिनका अनुसरण राज्य करेगा, क्या करेगा? आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। 1 2 3 4 5 6, जैसे 19 का आपने लर्न किया वैसे इसका लर्न करना। पुरुष एवं स्त्री सभी को जीविका के समान साधन उपलब्ध होना चाहिए। राज्य अपने क्षेत्र में या राज्य इस प्रकार की नीति बनाएगा कि चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभी को अपना जीवन जीने के लिए संसाधन उपलब्ध हो। किसी विशेष संसाधन पर किसी विशेष वर्ग का प्रभुत्व ना हो। समझ में आया? 39 के 1 में कहा गया है राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा, राज्य ऐसा नियम बनाएगा, राज्य ऐसा कानून बनाएगा कि सभी को, सभी पुरुष और स्त्री को क्या होना चाहिए? आजीविका के साधन मिलने चाहिए। देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व सामूहिक हित में हो। जैसे मैंने बताया नहीं, कहीं पर कोयला मिल गया, कहीं पर पेट्रोल मिल गया, कहीं पर डीजल मिल गया, संसाधन मिल गया, अब ऐसा जिसके पास होगा तो बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा। तो वो किसी पर एक व्यक्ति का सामूहिक न हो, स्वामित्व न हो, बल्कि उस पर क्या हो? सार्वजनिक स्वामित्व हो और उसका उपभोग सभी लोग मिलजुल करके कर सकें, ऐसा होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? देश के भौतिक उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होगा, अर्थात जो उत्पादन के साधन है उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए बल्कि उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अर्थात जैसे अब मान लीजिए कि किसी भी आवश्यक वस्तु है, नमक, नमक है, नमक को ले लीजिए, हर किसी की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति नमक का उत्पादन करे, बल्कि क्या होना चाहिए? जो भी चाहे इस रोजगार में आ सकता है और नमक का उत्पादन कर सकता है। अगर एक व्यक्ति नमक का उत्पादन करने लगेगा क्या हो जाएगा? नमक की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, जितना मन करेगा उतना कीमत वो रखेगा नमक। तो क्या होना चाहिए? उत्पादन के संसाधनों का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसी और के लिए जो है, किसी और व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए सीमित नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। पहले माना जाता था महिलाएं क्या होती हैं? सुकुमार होती हैं, कोमल होती हैं, और इनके वेतन में क्या किया जाए, ये पुरुषों जैसा कार्य नहीं कर सकती हैं, ऐसा लोगों की मानसिकता थी। मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ आप लोग ब्लेम मत लगाना भाई, ठीक, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोगों की मानसिकता होती थी। इसीलिए एक अनुच्छेद में इसको रखा गया कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, यदि समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। अर्थात पुरुष भी पढ़ा रहा है, महिला भी पढ़ा रही है, दोनों टीचर हैं, तो जितना पुरुष को वेतन मिल रहा है उतना महिला को भी वेतन मिलना चाहिए। पुरुष एसडीएम है, महिला एसडीएम है, तो पुरुष को भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए और महिला को भी उतना वेतन मिलना चाहिए। अर्थात समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 के 4 में किया गया है, या ए बी सी डी में किया गया है, डी में किया गया। इसको आप बैठा लेना, 39 के 4 या 39 के डी, बैठा लिए दिमाग में आप। ये आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, हाँ ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। समान कार्य के लिए समान, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कहां पर किया गया है? मूल अधिकार में किया गया है, नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, कि दोनों में किया गया है, कि इन दोनों में नहीं किया गया है? किसमें किया गया है? नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। अगला क्या है?
कि लर्न हो गया आप लोगों को, इसलिए इसको इतना जोर दे रहा हूं कि ये कई बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में अगर इनमें से कोई एक आएगा इतने में से, तो आपके एग्जाम में सिर्फ यही आएगा और कोई नहीं आएगा। और दूसरा कोई आएगा तो कौन सा आएगा? दूसरा आएगा कि राज्य इस प्रकार का प्रबंध करे कि किसी भी उद्योग में बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो। अगर बच्चों को लगाया जा रहा है तो उनके कोमलता का किसी प्रकार का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक, किस अनुच्छेद में किया गया है इस प्रकार का प्रबंध? अनुच्छेद 5 में किया गया। और अनुच्छेद 6 जिसे बाद में जोड़ा गया क्या है? बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर पर सुविधाएं दी जाए तथा उनकी नैतिक एवं आर्थिक शोषण से रक्षा की जाए। आप जान लीजिए जो अब प्राइमरी की जिसकी सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें 1 से 5 तक के बच्चों को क्या किया गया? फ्री में जो है शिक्षा दी जाती है, उन्हें मुफ्त में भोजन दिया जाता है और मुफ्त में क्या दिया जा रहा है? उन्हें किताबें दी जा रही हैं और उन्हें क्या दिया जा रहा है? बैग दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, सारी चीजें मुफ्त में दी जा रही हैं। अर्थात बच्चों की सुकुमारता का किसी प्रकार से हनन न होने पाए। और यहाँ तक कि प्रोजेक्टर से भी पढ़ाई की जा रही है। रिया जी बताएंगे क्या ये सही है कि सभी प्राइमरी स्कूलों में प्रोजेक्टर की बात की जा रही है? रिया जी ऑनलाइन तो हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारी एक स्टूडेंट है उसने लगाया स्टेटस प्रोजेक्टर से पढ़ाते हुए, हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा हमें। ठीक है, हाँ आप सभी लोग जानते हो सीमा को उसने लगाया है स्टेटस प्रोजेक्टर से पढ़ाते हुए। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे प्राइमरी स्कूल अच्छा अभी मॉडल स्कूल में ही लगे हैं। तो उसका स्कूल मॉडल स्कूल है क्या? अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी अब सुधार किया जा रहा है। ठीक, फिर भी सुधार किया जा रहा है और बढ़िया से सुविधाएं दी जा रही हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में हम लोगों के समय में जिस तरह से प्राइमरी स्कूल था वैसे हो जाएगा। अभी इस पर बाद में चर्चा करेंगे हम आपसे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद को 45वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, किसको? शिक्षक को जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 39 आप लोगों को लर्न हो गया होगा। ठीक, 39 के काम में क्या है? सॉरी ये 39 का जोड़ा गया है? इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, क्या है? आइए देखते हैं। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का उल्लेख है। अच्छा हाँ, जो निःशुल्क विधिक सहायता अर्थात न्यायालय, कोई व्यक्ति जैसे न्यायालय के पास अगर आप जाते हैं तो न्यायालय की प्रक्रिया इतनी पेचीदी है और इतना खर्चीली है कि आम व्यक्ति न्याय की इच्छा ही कि दहलीज पर जाता है, चौखट पर जाता है। तो सरकार को ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक सरकार को ये चाहिए कि वो अपने राज्य में निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करे, जिससे समाज के उस सबसे पिछले व्यक्ति या सबसे किनारे पर बैठे व्यक्ति को क्या होना चाहिए? न्याय मिल सके। राज्य के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। आप देखें बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लड़ती हैं चुनाव, मतलब केस लड़ती हैं। राज्य नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। ठीक, तो अनुच्छेद आपने 36 देखा, 37 देखा, 38 देखा, 39 देखा। जितना अभी तक देखा उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद 39 है। आप 39 लर्न करना, 39 मत भूलना। 39 वाला आपकी एग्जाम में आएगा। कल फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। और एक अनुच्छेद आज और आप पढ़ा देते हैं बस केवल, क्योंकि आर्टिकल इसे धीरे धीरे लेकर चलेंगे, समय तो है हमारे पास, इसे धीरे धीरे पढ़ाएंगे तब आप लोगों को लर्न होता रहेगा। क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं कि आर्टिकल जहां तक हम पूरा लर्न कराते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, मैंने बताया था अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन किसके आदर्शों से प्रेरित है? गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित है। जो स्वशासन है, जो स्थानीय शासन है, उसमें लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। और इस कार्य को कौन करेगा? राज्य करेगा। इस कार्य को कौन करेगा? राज्य। और इसी को ध्यान में रखते हुए 73वां और 74वां संविधान संशोधन
किया गया। 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक, उत्तर देते रहिए आप लोग। कर निर्देश देगा। अच्छा, 74वां जो है नगर पंचायत से है, नगर पालिका से। 73वां ग्राम पंचायतों से संबंधित है। आप सभी लोगों को पता है, मुझे खूब अच्छी तरह से याद है, मैंने इस पर बहुत बृहद चर्चा किया था। तथा ये निकाय स्वतंत्र कार्य कर सके, इसलिए इनको पर्याप्त शक्तियां दी जाएंगी। सरकार की इस दिशा में कुछ उपाय, राष्ट्रीय ग्राम योजना, म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक, किस तरह के कार्यक्रमों को कर रही है। बस आपको यही जानना है कि ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करने की बात की गई है। तो किस अनुच्छेद में करने की बात की गई है? अनुच्छेद 40 में करने की बात की गई है। ओके फ्रेंड्स, आज हम यहीं पर इसको रोक रहे हैं। कल इसकी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आर्टिकल है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप लोगों समझ में कम आएगा, फिर बाद में दिक्कत हो